हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये इसका सेट 1 होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। देखिए क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है आपके लिए, तुम कल्पना करो कविता। एक कविता है आपके बुक में, तुम कल्पना करो। नवीन कल्पना करो से क्या तात्पर्य है? तुम कल्पना करो कविता में नवीन कल्पना करो से क्या तात्पर्य है, आपको इसका आंसर करना है। चलिए इसके आंसर पे आते हैं। देखिए इसके आंसर में आपको लिखना है कि कविता में नवीन कल्पना करो से यह तात्पर्य है कि समाज के तमाम नीतियाँ और मनुष्य के रीति रिवाज और परंपराएं पुरानी पड़ गई है। यानी समाज में जितनी रीति रिवाजें चल रही हैं वो सब की सब क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है, जिससे समाज का विकास रुक सा गया है। अगर हम पुराने रीति रिवाजों को लेकर चलेंगे तो हमारे समाज का जो विकास होगा वो कैसा होगा? वो रुक जाएगा। ठीक है, कविता के माध्यम से कहा जा रहा है कि नवीन कल्पना करके रीति रिवाज बनाए, है ना, नवीन कल्पना करके रीति रिवाज बनाए ताकि समाज जल्द से जल्द विकास के पथ पर अग्रसर हो पाए। तो ये इसका हो गया आंसर। मुझे पता है आप लोगों ने वीडियो पे तो क्लिक कर दिया है और वीडियो को वॉच भी कर लिया है और इसका आंसर भी आप लोगों ने नोट कर लिया है। सिर्फ एक काम आप लोगों ने नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं दूसरे सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है। जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, हम कोई भी एक बीज लेंगे, उसको मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। आंसर में आपको लिखना है, जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो वो सोए हुए अवस्था से जाग कर, यानी बीज क्या होता है? एक सोया हुआ है। ठीक है, जब उसको हम मिट्टी में डालेंगे तो वो सोए हुआ अवस्था से जाग कर अंकुर के रूप में फूट पड़ता है। वही अंकुर बाद में एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है। सोच लीजिए, एक छोटा सा बीज, यानी वो सोया हुआ है ना, उसको फिर क्या करेंगे? मिट्टी में डाल देंगे, पानी दे देंगे हल्का, तो फिर वो फूटेगा अंकुर के रूप में। उसमें से एक छोटा सा नन्हा सा पौधा होगा, उससे एक बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। संसार एक आश्चर्य है, कैसे आपको उत्तर देना है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जिस प्रकार एक भावी वृक्ष का मतलब होता है एक, जैसे कि अभी हमने एक बीज को बोया, उससे एक पौधा हुआ, ये पौधा कई सालों के बाद एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। तो यूँ उस वृक्ष को ही हम लोग भावी वृक्ष कहते हैं, आने वाले वृक्ष को। तो जिस प्रकार एक भावी वृक्ष को मनुष्य अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है, यानी अगर हमने आपको एक इमली का बीज दे दिया तो आप क्या करोगे? इस बीज को मुट्ठी में बंद कर लोगे। यानी आप कह सकते हो ना कि मैंने एक इमली का पेड़, इमली का एक विशाल वृक्ष को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, कह सकते हो। तो जिस प्रकार एक भावी वृक्ष को मनुष्य अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है जब वह बीज के रूप में होता है। कब? जब वह बीज के रूप में होता है। अभी कर लोगे आप? अभी आपको बोलेंगे जाओ एक आम का पेड़ को आप अपने मुट्ठी में बंद कर लो, नहीं कर पाओगे भाई, वो तो विशाल है ना। हाँ, तो लेकिन जब वो बीज के फॉर्म में रहेगा, जब उसका बीज रहेगा तो आप उसको मुट्ठी में बंद कर लोगे। उसी बात को यहाँ पे कवि कह रहा है कि जिस प्रकार एक भावी वृक्ष को मनुष्य अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है जब वह बीज के रूप में होता है, वह सागर के एक बूंद के समान होता है। यानी जिस तरह सागर का एक बूंद को आप मुट्ठी में बंद कर लो, लेकिन पूरा सागर को बंद कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। इसलिए कवि कहते हैं कि संसार एक आश्चर्य के समान है। सोचिए कितना आश्चर्य वाली बात है ना। हाँ बताइए, एक बीज को आप मुट्ठी में बंद कर लेते हो, लेकिन उसी बीज से जब पेड़ बन जाएगा तो आप उसको मुट्ठी में नहीं बंद कर सकोगे। एक सागर की बूंद को आप मुट्ठी में तो ले सकते हो, लेकिन उसी सागर को आप मुट्ठी में नहीं समा सकते हो। बात समझ रहे हो ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मीरा बाई अपने नयनों में किसे बसाना चाहती है। आंसर में आ जाइए। मीरा बाई अपने नयनों में कृष्ण को ऐसे बसाना होगा, यहाँ पे सही कर लेना, बसाना चाहती है जिसके मुकुट पर मोर का पंख मगरमच्छ की आकृति वाला कुंडल कानों पर हो और लाल लाल तिलक मस्तक पर लगा हो। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है। बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या कहता है। बलराम जो थे वो कृष्ण को कैसे चिढ़ाया करते थे, इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए, बलराम जो थे वो कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कहते थे
बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कहते थे कि तुम यशोदा माँ तुम्हें, है ना, तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया। ठीक है, बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कहते थे कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, तुम्हें तो उन्होंने खरीदा है। क्या किया है? तुम्हें तो उन्होंने खरीदा है। तुम्हारे पिता और माता कौन हैं? ये कौन पूछ रहा है? बलराम पूछ रहा है। ठीक है, तुम्हारे पिता और माता कौन हैं? जब नंद गोरे यशोदा भी गोरी, तब तुम कैसे काले हो गए? तब तुम कैसे काले हो गए? तो ये बलराम जो थे ना, वो कृष्ण को चिढ़ाने के लिए इस तरह कहते थे कि बताओ, जो उनके पिता थे और उनकी माता थी कृष्ण की, वो दोनों गोरे गोरे हैं, तो तुम काले कैसे हो गए? इसलिए उसको बलराम चिढ़ाते थे कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, तुम्हें तो उन्होंने खरीदा है। यानी उनको चिढ़ाने का मकसद ये था, वो उनको चिढ़ाते थे कि ये जो माता पिता हैं तुम्हारे, नंद और यशोदा, ये तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तुम्हें तो खरीदा गया है क्योंकि तुम काले हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आप मिलेंगे हम लोग अपने अगले पार्ट में, यानी इसके दूसरे पार्ट में हम जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम आपके लिए कोई भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।